हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एक्सप्रेस क्लास 10। आज भी मैं आपके लिए 25 एमसीक्यूज लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड PYQ से रिलेटेड है। तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind maps by Isha. तो आपका पहला सवाल है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज स्फिग्मोमैनोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एकोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप। तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए, दो इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, ECG और EEG। ECG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, EEG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। On the other hand, electroencephalogram is the instrument used to measure the electrical activity of the brain. तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ECG जो है ये हार्ट से रिलेटेड है, EEG जो है ये ब्रेन से रिलेटेड है। अब आपका सवाल है, which of the following is not a directive principle of state policy mentioned in the Indian Constitution? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब DPSP में मेंशन नहीं है? यूनियन सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर, क्योंकि जो DPSP में लिखा है वो है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, नॉट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेचर। ये गलत है। सही क्या है? आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यूनियन सिविल कोड आर्टिकल 44, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48, प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51। ठीक है, याद रखेंगे ये सब। अब आपका सवाल है, वेयर वेयर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951? टोक्यो जापान, बैंकॉक थाईलैंड, न्यू दिल्ली इंडिया, मैनिला फिलीपींस। तो 1951 में जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली इंडिया। देख लीजिए, द फर्स्ट एशियन गेम्स वेयर हेल्ड इन इंडिया लाइक द ओलंपिक गेम्स, दे आर हेल्ड एवरी 4 years। ये भी आपको याद रखना है। एंड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली on 8 to 11 March 1951. From 1954 they were held every 4 years। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, याद रखेंगे कि पहली बार कब ऑर्गेनाइज हुआ? 1951 में हुआ। उसके बाद 1954 से लेकर अब तक एवरी 4 years ये ऑर्गेनाइज होता है, हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होता है। अब देखिए, लास्ट जो एडिशन है वो कब हुआ था? 2022 में हुआ था। कहाँ पर? हंगझो, चाइना। और नेक्स्ट एशियन गेम्स 2022 के 4 साल बाद मतलब 2026 में होगा, नगोया, जापान में। याद रखेंगे, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब आपका सवाल है, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन साउथ अमेरिका? आल्प्स, रॉकीज, अंदेज, हिमालयस। तो साउथ अमेरिका का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज क्या है? इसका सही जवाब है एंडेज। देखिए, रॉकी माउंटेन्स जो है ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिका का, और आल्प्स जो है वन ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस इन यूरोप। तो आल्प्स कहाँ पर है? यूरोप में है। रॉकी माउंटेन्स कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है। अंदेज कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। और हिमालयस कहाँ पर है? ये तो आपको पता है। अब आपका सवाल है, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज मार्स हैव? तो मंगल ग्रह के पास कितने नेचुरल सैटेलाइट्स है? 0, 1, 3, 2। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 2। मार्स इज द 4th planet of the solar system. It has
2 natural satellites named as Phobos and Deimos. ये आप याद रखेंगे कि मार्स के पास बस 2 ही सैटेलाइट्स है, एक है फोबोस, दूसरा है देइमोस। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब आपका सवाल है, द फ्लोटिंग आइलैंड फुमडीज इज द यूनिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स? चिलिका लेक, सांबर लेक, लोकटक लेक, पैंगोंग लेक। तो इनमें से कौन से लेक का एक यूनिक फीचर है फ्लोटिंग आइलैंड फुमडीज? इसका सही जवाब है लोकटक लेक, जो कि मणिपुर में है। तो मणिपुर का जो लोकटक लेक है वो फ्लोटिंग आइलैंड फुमडीज के लिए फेमस है और इसी लोकटक लेक में बना है दुनिया का वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लमजाओ। ये भी आपको याद रखना है। चिलिका लेक कहाँ पर है? ओडिशा में है। संबर लेक कहाँ पर है? राजस्थान में है। और पैंगोंग सो लेक कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, विच गवर्नमेंट became the first in the world to be 100% paperless? मॉस्को, बर्लिन, न्यूयॉर्क, दुबई। तो ये करेंट अफेयर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है दुबई। तो दुबई दुनिया में पहला गवर्नमेंट है जो कि 100% पेपरलेस हो गया है। अब आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेस्टिवल स्पोर्ट ऑफ केरला? तो केरला का फेस्टिवल स्पोर्ट क्या है इनमें से? इसका सही जवाब क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब है बोट रेस। देखिए, बोट रेसिंग इज द फेस्टिवल स्पोर्ट ऑफ केरला एंड इज एसोसिएटेड विथ ओनम हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ओनम फेस्टिवल कहाँ पर होता है? केरला में होता है। ये केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इसी फेस्टिवल में बोट रेसिंग होता है। ठीक है, अब आपका सवाल है, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जाइलेम? जाइलेम पेरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, कंपेनियन सेल्स, जाइलेम फाइबर्स। जाइलेम पेरेन्काइमा जाइलेम का एक कंपोनेंट है, जाइलेम फाइबर भी एक कंपोनेंट है। तो ट्रैकिड्स और कंपेनियन सेल में से कौन सा जाइलेम का कंपोनेंट नहीं है, ये आप मुझे बताइए। तो इसका सही जवाब है कंपेनियन सेल्स, क्योंकि ये फ्लोएम का पार्ट है, जाइलेम का नहीं। तो देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जाइलेम। जाइलेम के टोटल 4 कंपोनेंट्स है। पहला है ट्रैकिड्स, ट्रैकिया, जाइलेम पेरेन्काइमा, जाइलेम फाइबर। तो ये आप याद रखेंगे, ट्रैकिड, ट्रैकिया, जाइलेम पेरेन्काइमा, जाइलेम फाइबर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्लोएम टिश्यू के भी कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है। और ये 4 पार्ट्स क्या क्या है? सीव पोर, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब एलिमेंट। ये जो 4 कंपोनेंट्स है ये फ्लोएम टिश्यू के कंपोनेंट्स है। तो जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू के कंपोनेंट्स आप याद रखेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू जो होता है ये प्लांट्स टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 57th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। तो इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व इंडिया का 57 टाइगर रिजर्व बन गया है? तो इसका सही जवाब है रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो ये रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर्स का टॉपिक है। शायद मैं कल या परसों के क्लास में आपको टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया का टॉपिक कवर करवा दूं। अच्छा देखिए, ये अगर 57 टाइगर रिजर्व है तो 56 कौन सा था? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़, ये आप याद रखेंगे। 55th क्या था? ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। और 54th वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू रिकेट्स? नर्वस सिस्टम, आइज, मस्क्यूलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। तो इनमें से क्या इफेक्ट होता है रिकेट्स में? तो रिकेट्स एक डिजीज है, इसमें स्केलेटल सिस्टम इफेक्ट होता है। देखिए, और ये जो रिकेट्स है ये क्यों होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के वजह से। तो रिकेट्स कॉज्ड बाय
और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ये आप याद रखेंगे। कुछ और देख लीजिए। स्कर्वी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, बेरीबेरी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1, क्वाशियरकोर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन? 6, 4, 7, 5। तो मीथेन क्या है? CH4। तो अब आप बताइए इसमें कितने सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है? तो इसका सही जवाब है 4। देखिए CH4 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर है C और इसके 4 सिंगल बॉन्ड है H के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन जो है 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, स्ट्रक्चर से ही याद हो जाएगा। अब आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स वाज नॉट रिटन इन संस्कृत? थिरुक्कुरल, रत्नावली, राजतरंगिणी, मेघदूतम। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है थिरुक्कुरल। थिरुक्कुरल इज अ तमिल टेक्स्ट। ये आपको याद रखना है कि ये संस्कृत टेक्स्ट नहीं है, तमिल में लिखा है। क्लासिक तमिल टेक्स्ट ऑथर्ड बाय तमिल पोएट थिरुवल्लुवर। रत्नावली was authored by King Harshavardhan. Rajtarangini was authored by Kashmiri Brahmin Kalhana. मेघदूतम was authored by कालिदास। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम लिखा है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कालिदास ने लिखा है वो मैंने कुछ दिन पहले ही क्लास में कवर किया है। अब आपका सवाल है, द फर्स्ट sermon given by Buddha in Sarnath in front of 5 disciples is known as निर्वाणा, महापरिनिर्वाणा, महाविनिष्क्रमणा, धम्मचक्र प्रवर्तन। तो बुद्धा ने फर्स्ट सरमन कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ये आप याद रखेंगे 5 डिसाइपल के सामने। ये जो इवेंट है बुद्धा के लाइफ का, ये जो इवेंट है ये किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है धम्मचक्र प्रवर्तन। देखिए मेजर इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ, बुद्धा के लाइफ में 5 मेजर इवेंट्स है और ये 5 मेजर इवेंट्स जो है 5 नामों से जाने जाते हैं और इनके अलग अलग सिंबल्स भी है। तो हम अब ये देखेंगे। पहला है जन्म, मतलब बर्थ, सिंबल इज लोटस एंड बुल। महाविनिष्क्रमण मतलब रिनाउंसिएशन, जो उन्होंने घर छोड़ा था, इसका सिंबल है हॉर्स। इसके बाद है निर्वाणा या फिर संबोधि मतलब एनलाइटमेंट, इसका सिंबल है बोधि ट्री। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसको कहा जाता है एनलाइटमेंट या फिर निर्वाणा। तो इसका सिंबल है बोधि ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फोर्थ इवेंट है धर्मचक्र प्रवर्तना या फिर धम्मचक्र प्रवर्तना, फर्स्ट sermon। इसका सिंबल है विल, ये आप याद रखेंगे। विल जो है ये इसका सिंबल है। इसके बाद लास्ट इवेंट है डेथ, जो कि महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इसका सिंबल है स्तूपा। तो ये सभी के सभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे अच्छे से। अब देखिए बुद्धा के जो 5 डिसाइपल्स थे, फर्स्ट 5 डिसाइपल्स कौन कौन थे? कुंदन्ना, भड्डिया, भप्पा, महानमा, अस्साजी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। अब आपका सवाल है, इन विच स्टेट इज द फेमस कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड? राजस्थान, कर्नाटका, ओडिशा, गुजरात। कोणार्क सन टेम्पल कौन से स्टेट में है? तो ये सवाल बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसका जवाब है ओडिशा। देखिए कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ड इन 1250 AD। दिस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पैगोडा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पैगोडा? तो इसका जवाब होगा कोणार्क सन टेम्पल। टेम्पल वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1984। ये भी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। अगर आप ओडिशा से है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट PCS के लिए। फेमस चंद्रभागा मेला took place here every year in the month of February. This temple is attributed to King Narasimha Deva I of Eastern Ganga dynasty. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पल इज क्लासिक इलस्ट्रेशन ऑफ ग्रेट कलिंगा आर्किटेक्चर। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स कोणार्क सन टेम्पल से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है। अब आपका सवाल है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज सिडनी, मेलबोर्न, कैनबेरा, ब्रिस्बेन।
तो ये जो कैपिटल करेंसी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ये मोर और लेस सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कहेंगे कमेंट में तो मैं ज़रूर इस टॉपिक पे भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ऑब्वियसली विथ ट्रिक्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कैनबेरा। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। विम्बेटका, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज नोन फॉर अशोकन पिलर, प्रीहिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स, मोनोलिथिक टेम्पल्स, बुद्धिस्ट स्तूपस। तो इसका सही जवाब क्या है? विम्बेटका, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये किस लिए जाना जाता है? तो विम्बेटका इज नोन फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स। देखिए, विम्बेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नोन फॉर इट्स प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स एंड इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट that consider of 7 hills and over 10 kilometer. It was designated so in the year 2003. तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना? 2003 में। अब आपका सवाल है, which of the following is not an artificial ecosystem? Reservoir of a dam, paddy field, forest, garden. ये बहुत इजी सवाल है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नहीं है, इनमें से क्या? देखिए, गार्डन भी इंसान बनाता है, पैडी फील्ड भी इंसानों के द्वारा बनाया गया है, रिजर्वेयर भी, डैम, रिजर्वेयर, ये सब कुछ इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो फॉरेस्ट जो है ये नेचुरल इकोसिस्टम है, तो ऑब्वियसली ये सही जवाब है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नहीं है। तो देखिए, सही जवाब है फॉरेस्ट। तो कुछ नेचुरल इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड्स, रिवर्स, ओशंस। तो ये सब कुछ नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल्स है एक्वेरियम्स, बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल गार्डन्स, एग्रीकल्चर फील्ड्स, डैम्स, गार्डन्स, पार्क्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। वैसे भी आप अगर नहीं भी याद रखेंगे, आप अपने कॉमन सेंस से आप ये जवाब दे सकते हैं। अब आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। मैं बता देती हूँ। जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, ये आप मुझे बताइए। एसिड एंड बेस तो नहीं होगा, क्योंकि एसिड और बेस ही रिएक्शन कर रहा है, तो ये मैंने बता दिया। बाकी जवाब क्या होगा आप बताइए। सॉल्ट एंड वाटर होगा, हाइड्रोजन एंड सॉल्ट होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होगा? सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है सॉल्ट एंड वाटर। In a neutralization reaction, acid base reacts to give salt and water. तो देखिए, एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। देखिए, एसिड है HCl, NOH है बेस, ये दोनों रिएक्शन कर रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? NaCl, जो कि सॉल्ट है, और H2O, जो कि वाटर है। अब आपका सवाल है, Who of the following said that the partition of Bengal is a settled fact? Lord Hardinge, Lord Dalhousie, Lord Curzon, Lord Canning। तो इनमें से किसने कहा था ये द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज अ सेटल्ड फैक्ट? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कार्जन। लॉर्ड कार्जन ने कहा था। लॉर्ड कार्जन, हु इज कंसिडर्ड टू बी द मेन मास्टरमाइंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेड दैट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज अ सेटल्ड फैक्ट। ठीक है, यही थे मास्टरमाइंड पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे, और इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था। अब आपका सवाल है, एट हुज कोर्ट डिड द फेमस म्यूजिशियन तानसेन परफॉर्म? शेरशाह, अकबर, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनमें से किसके कोर्ट में फेमस म्यूजिशियन थे तानसेन? इसका सही जवाब है अकबर। तो अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे, अकबर के 9 जेम्स थे, उनमें से एक है तानसेन। देखिए, 9 जेम्स कौन कौन थे? बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान, फकीर रजियाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। तो ये 9 जेम्स याद रखेंगे, अकबर के कोर्ट में थे। इनमें से एक है तानसेन, जो कि फेमस म्यूजिशियन थे 16th सेंचुरी के, and he is credited with creating Dhrupad music, and the original name of Tansen was रामतनु पांडे। ये याद रखेंगे कि तानसेन का रियल नेम क्या था?
रामतनु पांडे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपका सवाल है विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया? मुंबई पोर्ट, भुज पोर्ट, द्वारका पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। इनमें से कौन सा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है? इसका सही जवाब है मुंबई पोर्ट। देखिए, मुंबई सी पोर्ट हैज बीन रीनेम्ड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज नवसेवा पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट के कितने सारे नाम हैं आपने देख लिया, और ये लार्जेस्ट पोर्ट है और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी कहा जाता है इसको इंडिया का। अब आपका सवाल है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्टर्न रेलवे लोकेटेड? अहमदाबाद, पुणे, बड़ौदा, मुंबई। ये बहुत आसान है, अगर आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं तो ये हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, कौन से रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगर किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब है मुंबई। वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है, मुंबई चर्च गेट स्टेशन इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवेज। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का देख लेते हैं। अच्छा, सेंट्रल का भी है मुंबई, मुंबई सीएसटी, और मुंबई चर्च गेट है वेस्टर्न का। तो ईस्टर्न का क्या है? ईस्टर्न का है कोलकाता, और नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है? दिल्ली, और सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है? चेन्नई। ये आप याद रखेंगे। वैसे यहाँ पर मैंने ये ग्राफ प्रोवाइड कर दिया है सभी के सभी रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर, और ये मैंने एक क्लास भी करवाया था, उस क्लास में आपको समझाया है अच्छे से, जाकर वो क्लास देख लेना। अब आपका सवाल है व्हाट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स? यूरिया, एमोनिया, डिमोनिया, क्लोरीन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एमोनिया। देखिए, जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है एमोनिया, और जो मैमल्स और एम्फीबियंस है, मैमल्स और एम्फीबियंस और शार्क और कुछ बॉनी फिशेस है जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, इनके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, इनके लिए है यूरिक एसिड। एम्फीबियन, मैमल्स, इनका है यूरिया। एक्वाटिक एनिमल्स एमोनिया। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो एक नंबर एमोनिया याद रखेंगे। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया, मैमल एम्फीबियंस यूरिक एसिड, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स। तो अगर पूछा जाए कि ह्यूमन के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है तो यूरिया होगा आंसर। अब आज के लिए लास्ट सवाल है SAGA-220 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। तो व्हाट इज SAGA-220? मिसाइल, सुपर कंप्यूटर, सैटेलाइट, पेसमेकर। तो इसरो देखकर सैटेलाइट आंसर लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर सैटेलाइट नहीं है, इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। तो SAGA-220 एक सुपर कंप्यूटर है। देखिए, SAGA-220 इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इसरो। याद रखेंगे, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बस यही तक थी ये क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। वैसे मैं ये सीरीज़ अब कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि इस पे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी अगर आपको PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कल से एज़ यूजुअल क्लास स्टार्ट हो जाएगा, पहले जैसा 8 PM हर रोज़ क्लास होता है। कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट क्लास मैं प्रोवाइड करूँगी, करंट अफेयर्स या फिर GK से रिलेटेड। MCQ सीरीज़ बंद है यहीं पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।